एक सेल से मिलके जो बना था, ठीक है। तो ओरिजिन जो हुआ ना लाइफ का, वो एक यूनिसेलुलर ही है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि पूगा वैली जो है ना, वो लद्दाख में है, और गर्म पानी के झरनों में जो कंडीशंस है, वैसी कंडीशन आज से 3.5 अरब साल यानी 3.5 बिलियन ईयर्स पहले धरती पर थी। वहाँ रहने वाले थर्मोफाइल्स वो होते हैं, फाइल्स एक वो होता है, एंटोनियो वो पढ़ा है तुमने, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो जिसके सफिक्स में उपसर्ग प्रत्यय पढ़ा होगा ना हिंदी में, तो उपसर्ग को बोलते हैं प्रीफिक्स इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं सफिक्स। किसको? प्रत्यय को। तो थर्मोफाइल्स, जहाँ पे भी तुम्हें फाइल्स लिखा हुआ दिख जाए ना, समझ लो वो पसंद करने वाली चीज़ है कोई। और थर्मो का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। जैसे थर्मोस्टेट, थर्मोमीटर, जहाँ पे भी तुम्हें ये दिख जाए ना थर्मो, वो होता है। तो हीट लविंग बैक्टीरियाज, थर्मोफाइल्स का मतलब हीट लविंग बैक्टीरियाज जो यूनिसेलुलर वाले होते हैं, एक सेल वाले सेल्स को क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। तो जो 3.5 अरब साल पहले ना ऐसे सेल्स होते थे जो हीट को पसंद करते थे। फिर लखनऊ के कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि इन झरनों के पास कैल्शियम कार्बोनेट तेज़ी से बनता है, जिसने शायद पहली सेल मेम्ब्रेन, एक प्रोटेक्टिव परत बनाने में मदद करी। सेल के ऊपर ना एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन माने कि एक वो मान लो लेयर, क्या होती है? मेम्ब्रेन, एक लेयर जो सेल के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना उसको बचाने का काम करती है। तो सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक लेवल होता है, इससे बेसिक लेवल होता नहीं है। अब इसके अंदर भी पार्ट्स होते हैं, लेकिन क्या नहीं, सेल के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सेल भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का और सबसे बेसिक लेवल है। कुछ जीव जंतु जो होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, जिन्हें यूनिसेलुलर बोलते हैं। अब यूनिसेलुलर में क्या क्या आ जाएंगे? बैक्टीरिया आ जाएंगे, यीस्ट आ जाएंगे, ये चीज़ें जो आ जाएंगी वो यूनिसेलुलर में आ जाएंगी। यीस्ट तुमने सुना होगा नाम, जो केक वगैरह बनाने के लिए डाल देते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं उसे। तो वो क्या करता है? फुलाने का काम कर देता है आटा को या केक को, या क्या कहते हैं भटूरे में डालते हैं। तो ये होता है यीस्ट, या ब्रेड बनाने के काम में आता है। तो यीस्ट क्या करता है? वो छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो उससे क्या होते हैं? बबल्स बन जाते हैं आटे में, बबल्स बन जाते हैं और वो निकल नहीं पाते, तो वो उसमें ट्रैप होके रह जाते हैं और वो आटा फूल जाता है। अब भाई कोई भी चीज़ है उसमें छोटे छोटे बबल्स तुमने बढ़ा दिए तो उसका जो वो है जगह वो बढ़ जाएगी ना। जैसे दूध है, दूध में बहुत सारा झाग आ जाता है कई बार, तो तुमने देखा होगा दूध तुम्हें लगता होगा ज़्यादा है, लेकिन आधा उसमें झाग हो आधा उसमें वो हो। तो ऐसे ही उसमें भी होता है, उसमें बबल्स बन जाते हैं। और जो इसके अलावा कुछ जीव जो होते हैं वो लाखों करोड़ों सेल से मिलके बने होते हैं। कुछ तो एक सेल से मिलके बने होते हैं, तो उन्हें समझ में आ गया यूनिसेलुलर बोलते हैं। कुछ होते हैं लाखों करोड़ों सेल से मिलके बने होते हैं, जिसे कहते हैं मल्टी सेलुलर्स। जैसे इंसान हो गया, पेड़, पंछी, मछली, है ना। तो ये सब कौन है? मल्टी सेलुलर। जब एक जैसे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं, सेल से मिलके टिश्यू बनते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन अंग, और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये पूरा चार्ट याद रखना। जैसे हमारी नाक, हमारे फेफड़े मिलकर पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन है। हमारा नाक एक क्या है? ऑर्गन। और हमारा फेफड़ा एक क्या है? वो भी ऑर्गन। ये दोनों आपस में मिल के काम करते हैं, तब रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है, यानी सांस लेने का सिस्टम। अगर खाली नाक हो तब भी कोई काम नहीं। वो सांस को अंदर लेते हैं ना, और फिर वो जाती है फेफड़े में, लंग्स में, तो उससे मिलके पूरा बनता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। समझ में आई बात? तो सेल से मिलके क्या बनता है? टिश्यू। जैसे स्किन बन गई, एक टिश्यू है, ठीक है। टिश्यू से मिलके ऑर्गन। वैसे स्किन जो अगर पूरी लेना बॉडी की, तो
लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारा स्किन। स्किन ऑर्गन होता है, कई बच्चों को पता नहीं होता। तो ये इसलिए जानना है ताकि हमारी बॉडी कैसे काम करती है, एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके हम देख सकें, एकदम बारीक लेवल पर जाके देख सकें। ठीक है, हमें कोई बीमारी होती है तो असल में हमारे सेल्स ही बीमार होते हैं, हम बीमार नहीं होते, सेल्स बीमार होते हैं। सेल को समझना मतलब खुद की बॉडी को समझना है। ठीक है, तो सेल आपस में एक टीम की तरह काम करता है। अकेली सेल अपने आप में खाना बना सकती है, एनर्जी ले सकती है और वेस्ट बाहर निकाल सकती है। ठीक है, ये काम होता है सेल्स का। और जब करोड़ों सेल ये सारे काम करते हैं ना, तो इंसान या जानवर बनता है और उसकी पूरी बॉडी रेगुलेट हो पाती है, माने चल पाती है। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रहेगा। जैसे ईंट और दीवार वाला मैंने तुम्हें बताया, ईंटों छोटे छोटे उससे मिलके क्या बनता है, ईंट। फिर ईंटों से मिलके क्या बनती है, एक दीवार, है ना। दीवारों से मिलके क्या बनता है, एक कमरा। कमरे से मिलके क्या बनता है, एक घर। घर से मिलके क्या बनता है, पूरी बिल्डिंग, है ना। तो ईंट को मान लो सेल, ठीक है। फिर सेल से मिलके क्या बनेगा, दीवार। ईंट से मिलके दीवार यानी टिश्यू, ठीक है। फिर दीवारों से मिलकर कमरा, कमरे को मान लो ऑर्गन, ठीक है। और पूरे सारे कमरों से मिलके बनेगा घर, पूरा घर, ठीक है। उसको मान लो ऑर्गन सिस्टम। समझ में आई। या स्कूल में जैसे असेंबली होती है ना, जैसे एक बच्चा सेल की तरह मान लो, है ना। बहुत सारे बच्चे मिलते हैं तो क्लास बनती है ना, जिसे मान लो टिश्यू। और जब बहुत सारी क्लास बनती है तो पूरा स्कूल बनता है, यानी पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या आता है, और पूरा ऑर्गेनिज्म। पूरा ऑर्गेनिज्म यानी इंसान जानवर जो भी है उसे ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो हम जो सांस लेते हैं, जो खाना खाते हैं, वो सब खून के जरिए हमारे एक एक सेल तक जाता है, एक एक सेल तक निचुड़ के जाता है। ठीक है, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, जो जो काम की चीज़ होती है, सब जाती है। सेल ही हमें एनर्जी देते हैं, जिससे हम खेल पाते हैं, पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, सो पाते हैं, गा पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं सेल्स की वजह से। ठीक है, तो ये तो जरूर याद रखना, ये पेपर में आता है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम हाउ टू स्टडी सेल्स, हम सेल्स को कैसे पढ़ सकते हैं। अभी तक इंट्रोडक्शन था खाली। ठीक है, हाउ टू स्टडी सेल्स, हम सेल्स को कैसे पढ़ सकते हैं, ये सवाल आता है ना। जब सेल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उसे अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते, तो साइंटिस्ट ने उन्हें पढ़ा कैसे भाई। इतने छोटे होते हैं कि हम देख ही नहीं सकते, तो साइंटिस्ट उस लेवल पे पहुँचे कैसे। तो जो हमारी आँख है ना, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, उसकी लिमिट है। आँखें हमारी एक लिमिट है देखने। अब हम जो चीज़ देख पा रहे हैं जरूर तो ना वही है। अब हमारे हाथ पे भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं इसमें, अब मैं देख पा रहा हूँ, नहीं देख पा रहा, तो एक लिमिट है देखने की, है ना। अब जैसे कुछ कैमरे होते हैं लोकल क्वालिटी के, वो थोड़ी दूर तक ही देख पाते हैं। कुछ होते हैं भाई सैमसंग S24 अल्ट्रा, 26 अल्ट्रा, वो क्या है भाई, मून का भी सरफेस दिखला देते हैं, चांद को भी दिखला देते हैं पूरा जूम इन करके, है ना। तो ये क्या है, लिमिट है। ये क्या है, रिजोल्यूशन है। रिजोल्यूशन कैमरे का होता है, ऐसे इंसान के आँख का भी होता है। तो हमारी आँखें तो अलग अलग डॉट्स को तभी देख सकती हैं जब उनके बीच ना कम से कम 0.1 mm की दूरी हो। 0.1 mm पता है कितना होता है। हाँ देखो, 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर भाई, एक 15 सेंटीमीटर का स्केल तो देखा ही होगा, इतना फट्टा होता है। 1 सेंटीमीटर कितना हुआ, मान लो इतना हुआ, इतना 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 होता है 1 सेंटीमीटर, है ना। और 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, कितने मिलीमीटर, 10। तो इसके 10 हिस्से कर दो, इसका 10 हिस्सा करीब इतना होगा। ठीक है, अब इसके भी 10 हिस्से कर दो, तो ये इतना होगा। अब इनके बीच में आपस में दूरी अगर होगी ना इतनी, ये 0.01 mm की, तभी मैं देख सकता हूँ। इससे अगर कम दूरी हो ना, तो मुझे लगेगा कि वो एक ही पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट है ही नहीं। इतने क्लोज आ जाएंगे ना वो, कि एक ही पॉइंट लगेगा वो। तो इतनी तो देख सकता है, उससे पार नहीं देख सकता। तो उससे पार देखने के लिए माइक्रोस्कोप बनाया साइंटिस्ट ने। माइक्रोस्कोप का सुना होगा नाम। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है
जिसमें कॉन्वेक्स लेंसेज लगे रहते हैं। कौन से लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीसेस ऐसे छोड़ो, ये छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाते हैं। कौन से लेंस? कॉन्वेक्स। ठीक है, बड़े करने को क्या बोलते हैं? मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई करके दिखलाते हैं। और इसकी खोज जो है ना साल 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने करी थी, साइंटिस्ट ने। ठीक है, इसने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था और पेड़ की कॉर्क होती है ना, इस पेड़ को ऐसे कॉर्क लिया उसका, समझ लो लकड़ी का एक टुकड़ा लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे डाल के देखा, मतलब कि लेंस के नीचे डाल के देखा उस बंदे ने। उस बंदे ने डाल के देखा। आजकल के तो ऐसे आ गए हैं, लेकिन उस टाइम का तो बड़ा ही सस्ता सा रहा होगा ना, 1665 में, जब इंसान चलना भी नहीं जानता, मतलब ढंग से उठना बैठना भी नहीं जानता था, तब इसने खोज दी थी 1665 में। तो उसने ना जब उस लकड़ी के उसमें देखा तो उसको छोटे छोटे सेल्स दिखाई दे, हेक्सागोनल शेप के सेल्स, ऐसे ऐसे, जैसे मधुमक्खी का छत्ता देखा है तुमने, सेल्स होते हैं उसमें ऐसे 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 हेक्सागोनल टाइप के, ऐसे ऐसे। तो उसने देखा भाई ये तो सेल्स जैसे दिख रहे हैं, तो वहीं से उसने बंदे ने नाम रख दिया भाई ये तो सेल्स हैं। जैसे उसने भी ये नाम पता है क्यों रखा? अमेरिका में जेल को बोलते थे सेल में, कहते हैं सेल्स में, अमेरिका में जेल को सेल बोलते हैं। कौन सी सेल में है, सुना है तुमने? तो वहीं से उसने रख दिया सेल, ऐसे ऐसे खाने का कांचे से बने हुए थे, तब उसने नाम रख दिया सेल। तो अगर माइक्रोस्कोप नहीं होते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि सेल जैसी कोई चीज़ भी होती है, सेल जैसी कोई, क्योंकि बहुत छोटी है ना, देख ही नहीं पाते, माइक्रोस्कोप में ही देख पाते हैं। आज तक किसी ने अपनी आँख से तो देखा नहीं सेल, माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखा। और बीमारियों का इलाज भी कैसे होता? क्योंकि जो बीमारी होती है वो सेल के लेवल पे जाके होती है, सेल बीमार होते हैं हमारे, तब हमारी पूरी बॉडी बीमार हो जाती है। ठीक है, और एक दो सेल बीमार नहीं होते, कई सारे सेल बीमार होते हैं, तब जाके हम पूरे बीमार होते हैं, है ना। और ना वायरस का पता चलता, ना बैक्टीरिया का, ना उसकी पहचान होती, वो भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना। 8वीं क्लास में तुमने पढ़ा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रोस्कोप के बिना नामुमकिन था ये। अब बहुत सारे प्रकार के लेंस होते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसे छोड़ो, ये लेंस के बारे में है। एक तो होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप, ये देख लो ऐसे ही तुम चित्र में, लाइट माइक्रोस्कोप ऐसा होता है। ठीक है, इसमें 2 लेंसेज होते हैं, है ना। इसकी आई पीस की पावर 10x होती है और ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर भी 10x होती है। तो दोनों टोटल मिलके कितना मैग्नीफाई कर देते हैं भाई? 10 टाइम्स इसने करा और 10 टाइम्स अगले लेंस ने करा, तो 10 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होकर 100 टाइम्स मैग्नीफाई कर देते हैं किसी चीज़ से। ठीक है, जैसे मान लो कोई ये पेन है, इसका 100 गुना बड़ा साइज दिखला देंगे, इसको 100 गुना बड़ा कर देंगे, 2 गुना करने पे ये डबल हो जाएगा, 100 गुना करने पे 100 गुना हो जाएगा, मतलब बराबर रेशियो में बढ़ता है। ये नहीं है कि सिर्फ लंबाई बढ़ेगी, मोटाई भी तो बढ़ेगी। तो 100 गुना कम करने पे करीब करीब ये इस कमरे जितना तो चौड़ा ही हो जाएगा और इस बिल्डिंग जितना लंबा हो जाएगा 100 गुना करने पे, नहीं इस 2 फ्लोर तक तो हो ही जाएगा। समझ में आई बात? आजकल जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं जो लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन बीम्स का यूज़ करते हैं। इसमें सेल के अंदर की चीज़ें नैनोमीटर तक दिख जाती हैं। नैनोमीटर पता है कितना होता है? ये और तगड़ी चीज़ होती है। देखो 1 मीटर पता है कितना होता है? 1 मीटर करीब इतना होता है, 1 हाथ जितना। ठीक है, उसके तुम 1 अरब हिस्से कर दो, 1 अरब, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और 1 अरब हिस्से कर दो, 1 अरब हिस्से करने में पता है कितना टाइम लगेगा? 1 अरब पता है कितने से मिलके बना है? कितने करोड़ से? 100 करोड़ से, 100 करोड़। और 1 करोड़ पता है किससे मिलके बनता है? खाली 1 करोड़ 100 लाख से, 100 लाख। और 1 लाख खाली पता है कितने से मिलके बनता है? 1000, 100,000, 100,000, 100,000। तो सोचो कितने हिस्से करने पड़ेंगे, मतलब दिखेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा उसमें। तो वो देख सकता है ये बंदा।
जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो मैग्नीफाइंग ग्लास को तुम ऐसे समझो जैसे डिटेक्टिव्स वगैरह सीआईडी वगैरह में तुमने देखा होगा, वो डॉक्टर क्या नाम है उसका, डॉक्टर सोलंकी, वो देखता है ना ऐसे करके, कुछ तो गड़बड़ है दे यार। तो वैसे ही उंगलियों के निशान वगैरह देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ होता है। वैसे ही साइंटिस्ट्स सेल देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, वो और भी तगड़े लेवल पे दिखला देता है चीज़। ठीक है, और कैमरा वाला एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया ही है, बिल्कुल उसी तर्ज पे काम करता है। ठीक है, जूम इन करके हम छोटी चीज़ को बड़ा करके देख सकते हैं ना, मैग्नीफाई करके, वैसे ही होता है इसमें भी। तो जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं। डॉक्टर को जब शंका होती है ना कि भाई इसकी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है ना, तो वो क्या करता है भाई, सेल के लेवल पे जाके देखते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्लड लेना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट करवाने के लिए बोल देते हैं। तो डॉक्टर हमारे खून को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर चेक करता है, खून ले लेता है, उसमें फिर एक गिलास लेता है स्लाइड से, उस पर खून की कुछ बूंदें डालता है, फिर उसके ऊपर एक और गिलास रखता है, फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखता है, फिर उसको जूम इन कर करके देखता है। उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख जाते हैं कि भाई बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। इंसानों की भी तो सबकी शक्ल अलग अलग होती है, मतलब इंसान जानवर से अलग दिखता है ना, और कुत्ता बिल्ली से अलग दिखता है, ऐसे ही अलग अलग बैक्टीरिया भी अलग अलग उसमें दिखते हैं, है ना। तो वो देख के पकड़ लेते हैं कि भाई साहब ये बीमार कर रहा है और इसको मारने की ये दवाई है। जैसे कुत्ता मारने के लिए, कुत्ता भगाने के लिए पानी डाल दो तो कुत्ता भागता है, वैसे कुछ वायरस ऐसे वाले हों कि भाई इसके लिए ये दे दो, है ना, ये वाला एसिड दे दो, ये बेस दे दो, जो भी ड्रग है वो उसी हिसाब से बनाया जाता है। तो किसने खोज करी थी सेल्स की? हाँ, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट, भाई ये तो बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। रॉबर्ट हुक ने खोज करी थी, याद रहेगा? ठीक है, और कब करी थी रॉबर्ट हुक ने सेल्स की खोज? 1665 में, 1665। अब भाई साइज ऑफ सेल, ये एक्टिविटी है, ये बकवास है, एक्टिविटी छोड़ो एक्टिविटी छोड़ो। रेजोल्यूशन का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। रेजोल्यूशन क्लैरिटी, चित्र का साफ दिखना। कॉन्ट्रास्ट, कैमरा वगैरह में सुना होगा कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस में फ़र्क, जैसे कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया घटा दिया, फोटो में तुमने एडिटिंग वगैरह में किया होगा, है ना। बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच का अंतर क्रिएट कर देता है कि बैकग्राउंड का कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया या फोटो का कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया तो फ़र्क क्रिएट करता है। और मैग्नीफिकेशन मतलब साइज़ को बड़ा करना। ठीक है, 2.1 फिगर देखें, फिगर 2.1 ये माइक्रोस्कोप के जरिए ना 2.1 2.2 ये सब जो फ़ोटो ली गई है ना, ये किसके ज़रिए ली गई हैं? ये जो छोटी छोटी वाली हैं ये माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही ली गई हैं। बाकी तो बड़ी बड़ी चीज़ हम देख ही सकते हैं, ये 100 मीटर वाली देख सकते हैं, ह्यूमन हाइट 1 मीटर के करीब होती है। ये एग देख सकते हैं, ये भी एक फ़िश का एग 1 सेंटीमीटर बड़ा होता है करीब, उससे भी छोटा होता है, इतना होता है। फिर उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, यहाँ से हम देख नहीं सकते, यहाँ से हम देख नहीं सकते क्योंकि ये 1 मीटर का 10 हिस्सा हो गया, तब ये बन जाता है, ऐसे लिखते हैं उसको। ठीक है, अभी मैंने बताया ना 1 mm के 10 हिस्से कर सकते, तो ऐसी ऐसी चीज़ यहाँ ये वाली जो चीज़ होती है ना वो हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसके बारे, इन सब के बारे में ही पढ़ेंगे नीचे वाली चीज़ के बारे में। ठीक है, 2.1 2.2 भी देखो, 2.2 भी देखो, 2.2 तो ये मैंने बता ही दी।
ठीक है, अब तुम्हें ओरिजिन ऑफ लाइफ समझ में आ गया, कैसे कहाँ पे शुरू हुआ था लाइफ? पानी में। पानी में एक यूनिसेलुलर से, एक सिंगल सेल था अमीबा, वहाँ से लाइफ शुरू हुई थी। और तुम्हें सेल के बेसिक्स पता चल गए, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में अंतर पता चल गया, है ना। और किसने खोजी थी सेल? रॉबर्ट हुक ने। माइक्रोस्कोप के बारे में भी पता चल गया, है ना। और रिजोल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में पता चल गया। अब मेन चीज़ आती है भाई इसकी, अब आती है मेन चीज़, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। क्या चीज़ आती है? स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। लिख देता हूँ भाई, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। देखो, सेल आपस में मिलकर टिश्यू और ऑर्गन बनाते हैं, लेकिन ये काम तभी हो पाता है जब सेल अपने आसपास के एनवायरनमेंट और दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट कर सके, बातचीत कर सके। तो ये बातचीत सेल की बाउंड्री पर होती है। सेल की बाउंड्री, जैसे किसी से बात करनी हो तो हम भी अपने घर की बाउंड्री पे जाके, दरवाजे पे जाके बात करते हैं, है कि नहीं। और जो वेस्ट जो होता है वो भी बाउंड्री से ही निकलता है, गेट से ही तो निकलेगा। और काम की चीज़ आती है वो भी बाउंड्री से ही आती है। तो सारी चीज़ कहाँ से होती है? सेल की बाउंड्री से, ठीक है। चाहे कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर इंसान या कुछ भी, ठीक है। ये बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आई बात। अब सबसे पहली जो सेल की बात आती है ना, तो सबसे पहली बात आती है सेल के पार्ट की, सेल मेम्ब्रेन, द यूनिवर्सल फीचर ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पता है क्या होती है? हाँ, पढ़ाया तो है तुम्हें। सेल मेम्ब्रेन हर सेल की सबसे आउटर लेयर होती है, ठीक है, थिन बाउंड्री होती है एक तरीके से, ठीक है। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल के अंदर के सारे सामान को बचा कर रखती है कि कौन सा सामान जरूरी है, कौन सा बेकार है, और कौन सा काम आने वाला है उसको स्टोर करके रख लेती है, और कौन सा बेकार है उसको निकाल देती है, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन क्यों जरूरी है भाई सेल के लिए? अगर ये मेम्ब्रेन ना हो तो सेल के अंदर सारा लिक्विड जो होता है ना, जिसमें सारा माल पानी भरा रहता है, वो सारा निकल जाएगा। वो जो मेम्ब्रेन होती है ना, होल्ड करके रखती है। समझ में आई ना? तो सारा माल पानी निकल गया तो सेल सिकुड़ के रह ही नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो इसे सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही तय करती है कि सेल के अंदर क्या आएगा और सेल के अंदर से क्या जाएगा, ठीक है। तो यह मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होती है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ सेल, ठीक है। और ये कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कि क्या चीज़ अंदर आएगी और क्या चीज़ बाहर जाएगी वो सेलेक्ट करके बताना, सेलेक्टिवली। ये नहीं कि जो आ रहा है सभी आन दो, जो जा रहा है सभी जान दो, ऐसा नहीं। जो उसको लगेगा कि काम का है वही आएगा, है ना। तो इसको तुम ऐसा समझ लो, जैसे चाय की छलनी होती है ना, वो काम की चीज़ जो होती है हमारे लिए चाय तो आ गई भाई साहब, जो बेकार की चीज़ है वो बाहर रह जाए। समझ में आई? तो यही तय करती है कि सेल के अंदर क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसको क्या, इसलिए क्या बोलते हैं इसे? सेलेक्टिवली परमिएबल, पर ई आता है, परमिएबल, ठीक है। स्पेलिंग के भी नंबर होते हैं भाई। इसका मतलब ये है कि सेल बहुत स्मार्ट है, उसको पता है क्या चीज़ आनी चाहिए क्या नहीं। ये सिर्फ कुछ ज़रूरी चीज़ों को, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को आड़ दो,
ज़रूरी है। पानी है, पानी को आने दो ज़रूरत के हिसाब से। जैसे ही वो फूल गई, प्यास बुझ गई उसकी, तब बस अब नहीं चाहिए, रोक देती है, अंदर आने देती है ये वाली चीज़ें और फालतू चीज़ों को रोक देती है। ठीक है, चाय की छन्नी वाला एग्जाम्पल याद रहेगा। और देख लो एग्जाम्पल, जैसे कि स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड मान लो, वो भाई स्कूल के बच्चे जो हैं मेरी ड्रेस वाले वो अंदर आएंगे, बाकी के नहीं आएंगे, उसको पता है। टीचर्स भी उसको पता है कि ये टीचर्स आएंगे, बाकी नहीं आने दूंगा। बाकी दिखेंगे तो पूछूंगा हाँ भाई कौन, किधर जाना है ना। अगर वो बताएगा हाँ भाई ये काम है, ज़रूरी काम है, अंदर जाना है, तब तो वो अच्छा ठीक है भाई, जेन्युइन रीज़न है, जाओ। समझ में आई? तो आईडी देखकर जाने देता है, या जो भी समझ गए हो ना तुम, समझ जाओ। तो हम जो सांस लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन हमारी फेफड़ों के एल्वोली से निकलकर खून के सेल्स में इसी मेम्ब्रेन के जरिए अंदर जाती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। ये तो तुमने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा कि ये प्रोसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। तो सेल मेम्ब्रेन याद रहेगा, सेल का समझ लो एक स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड, सेल मेम्ब्रेन आउटर लेयर। अब एक आता है ऑस्मोसिस का प्रोसेस। ऑस्मोसिस पता है क्या होता है? ऑस्मोसिस, और पहले ऑस्मोसिस से जान लो। ऑस्मोसिस ये वो प्रोसेस है जिसमें पानी मेम्ब्रेन के जरिए कम गाढ़े घोल से ज़्यादा, मतलब डाइल्यूट घोल से, डाइल्यूट मतलब जो चीज़ कम गाढ़ी हो वो ज़्यादा गाढ़े की तरफ जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड, जो चीज़ ज़्यादा गाढ़ी होती है उसे क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड है वो चीज़। जैसे तुम पानी में 1 चम्मच हल्दी डालो, है ना, और इसको घोल दो। अब तुम 5 चम्मच और हल्दी डाल दो, तो तुमने उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी। 5 और डाल दो तो और बढ़ा दी, 10 और डाल दो तो और बढ़ा दी, कॉन्सेंट्रेशन तुम बढ़ाते जा रहे हो। अब तुम उसमें पानी डाल दो 10 लीटर, अब तुमने क्या कर दी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन घटा दी, यानी उसको डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। बात समझ में आई दोनों? कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूट का मतलब समझ में आया? तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, कम गाढ़े से ज़्यादा गाढ़े की तरफ जाती है चीज़, मतलब डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ। ऑस्मोसिस में क्या होता है, इसमें फ्रॉम डाइल्यूटेड टू कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, जैसे तुम इसको आसानी से उससे देखो, एग्जाम्पल से देखो। ये वाला देखो, ये वाली एक्टिविटी देखो, इसके माध्यम से बताता हूँ। तुम एक आलू लिया तुमने, आलू पोटैटो, उसको 2 बराबर भाग में साइज़ में काट दिया, ठीक है, 2 पीसेस में। 2 पीसेस बराबर इसलिए ताकि हम साइज़ को कंपेयर कर सकें। ये नहीं है कि तुमने पहले ही छोटा काटा था और बाद में वो फूल जाए तो तुम कहोगे भाई ये भी उतना ही रह गया, ये भी उतना ही रह गया। तो इसलिए बराबर बराबर काटा। दोनों टुकड़ों का इनिशियल वेट नाप कर हम लिख लेंगे। मान लो ये भी 50 ग्राम, ये भी 50 ग्राम, काट के शुरू में ही लिख लिया। अब पहले टुकड़े को बीकर ए में डालो और दूसरे टुकड़े को बीकर बी में डालो, है ना। बीकर ए में प्लेन वाटर है, सिंपल पानी, उसमें कुछ मिला विला नहीं। बीकर बी में पता है क्या मिला रखा है हमने 20% चीनी और नमक का घोल मिला रखा है इसमें। इसमें क्या है, चीनी और नमक का सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन। अब तुम 1 घंटे के लिए इसे छोड़ दो, जान दो 1 घंटे के लिए। अब 1 घंटे बाद अगर तुम्हें उससे निकाल के देखोगे ना और उनका वेट मापोगे तो तुम्हें रिजल्ट पता है क्या मिलेगा। जो बीकर ए है उसका आलू फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा, और इसका वजन भी बढ़ जाएगा क्योंकि बाहर सादा पानी था, यानी वो डाइल्यूटेड था, तो वो अंदर चले जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ। जो पानी जो है ना अंदर चला जाएगा और वो आलू जाएगा फूल। ये तो तुमने घर वगैरह में भी देखा होगा, चावल वगैरह भी भिगाते हैं, कुछ टाइम बाद वो फूल जाता है, प्लेन पानी अंदर चले जाता है ना। तो पानी
आलू के सेल्स के अंदर चला गया। और बीकर बी में पता है क्या है, वो सिकुड़ जाएगा, मतलब कि श्रिंक हो जाएगा, मतलब कि वजन हो जाएगा इसका कम, जितना शुरू में था ना उससे रह जाएगा कम। क्योंकि बाहर क्या था, बाहर किसका सॉल्यूशन था, शुगर और सॉल्ट का। तो जो था घोल कैसा था, गाढ़ा था, कॉन्सेंट्रेटेड था। तो कॉन्सेंट्रेटेड से किसकी तरफ जाएगा, वो डाइल्यूटेड की तरफ। तो आलू के अंदर का पानी निकल जाएगा। तो नहीं, जो अंदर क्या था, बीकर बी में क्या था, शुगर सॉल्ट सोल्यूशन था ना। तो इसमें क्या होगा, बाहर का पानी क्या, आलू के अंदर का पानी कैसा था, वो तो डाइल्यूट था। आलू के अंदर भी तो कुछ मॉइस्चर लिक्विड होता है। तो उससे क्या होता है, वो जो सॉल्यूशन है ना डाइल्यूट वाला आलू का, वो निकल के कॉन्सेंट्रेटेड जो कि नमक और पानी का घोल है उसकी तरफ चला जाएगा, इसलिए वो सिकुड़ जाएगा। समझ में आई बात। क्योंकि आलू के अंदर जो पानी है वो जो घोल है ना उसके पानी से कम डाइल्यूटेड है, मतलब कि प्लेन है थोड़ा सा पानी उसका। और जो नमक चीनी का है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, भारी है। तो कम गाढ़े से ज़्यादा गाढ़े की तरफ जाएगा ना। अंदर आलू के अंदर पानी कम गाढ़ा है और बाहर है ज़्यादा गाढ़ा, तो बाहर निकल के चुसक जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से 3 तरह के सॉल्यूशन के बारे में पता चला तुम्हें। एक तो होता है हाइपोटेनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब पानी ज़्यादा हो, जब बाहर पानी ज़्यादा हो, जैसे बीकर ए है ना, तो पानी सेल्स के अंदर जाता है और सेल फूल जाता है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनिक सॉल्यूशन। दूसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब बाहर पानी कम और नमक चीनी ज़्यादा हो, शुगर सॉल्ट का सॉल्यूशन ज़्यादा हो, जैसे बीकर बी। तो पानी क्या होता है, सेल से बाहर आ जाता है और सेल सिकुड़ जाता है, इसको क्या बोलता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जब अंदर भी उतना ही पानी हो बाहर भी उतना ही पानी हो, बिल्कुल बराबर बराबर कॉन्सेंट्रेशन हो, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब पानी का मूवमेंट बैलेंस रहता है। ठीक है। तो सेल के साइज में कोई बदलाव नहीं आता, वैसे का वैसे ही रहता है। समझ में आई, समझ में आई बात। अब डिफ्यूज़न वर्सेस ऑस्मोसिस क्या होता है। बिना मेम्ब्रेन के पार्टिकल का फैलना डिफ्यूज़न है, बिना मेम्ब्रेन के। जैसे डिफ्यूज़न के एग्जांपल को तुम ऐसे ले लो, जैसे तुमने धूप बत्ती जलाई तो उसमें क्या है, उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है क्योंकि कोई सेल नहीं है। थोड़े टाइम बाद उसका धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है। हाँ, तुम देखते होगे कि धूप बत्ती तो किसी एक कोने में जल रही है लेकिन सुगंध तो पूरे कमरे में फैल गई। तो ये क्या है, डिफ्यूज़न। समझ में आई। या तुम सेंट छिड़क लो तो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाएगी, तो ये क्या है, सुगंध पूरे कमरे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूज़न। बिना सेल मेम्ब्रेन के चीज़ें बाहर फैल जा रही हैं। ठीक है। और एग्जांपल ले लो भाई, जैसे तुम एक बीकर लो पानी का और उसमें धीरे धीरे नील डाल दो या इंक डाल दो, वो क्या होगा, अपने आप फैल जाएगा थोड़ी देर में। ये क्या है, डिफ्यूज़न। बिना सेल मेम्ब्रेन के कोई चीज़ फैल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। फर्क पता चल गया। लेकिन जब पानी किसी मेम्ब्रेन को पार करती है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। जो मैंने ये तुम्हें एक्टिविटी बताई ये ऑस्मोसिस वाली है। समझ में आई, मेम्ब्रेन को पार कर लिया ना। तो इसको तुम और ऐसे समझ सकते हो, तुमने कभी दाल वगैरह घर पे देखी होगी भीगी हुई, है ना, मूंग दाल देखी होगी जिस पे छिलका भी रहता है हरा हरा, उसको 12 घंटे के लिए पानी में भिगो देते हैं कभी कभार कुछ आइटम बनाने के लिए। तो 12 घंटे पानी में भिगोने के बाद एक गाढ़े घोल में रख दें अगर ना उसे, तो क्या होगा, दाल के दाने सिकुड़ जाएंगे, क्योंकि गाढ़े घोल जिसे हम हाइपरटोनिक बोलते हैं उसकी वजह से दाल के अंदर का पानी ऑस्मोसिस के ज़रिए बाहर आ जाएगा। ठीक है। गाढ़े घोल में अगर रख देना, जैसे तुमने दाल भिगो के रखी प्लेन पानी में, फिर उसको दोबारा से किसी चीनी या वैसी चीज़ में रख दिया जो ज़्यादा गाढ़ी है उसके पानी के अंदर से, तो वो दाल का जो पानी अंदर था ना श्रिंक हो जाएगा।
इंग्लिश मीडियम है ना तुम्हारा, तुम तो श्रिंक लिखोगे ना। क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है वो किसकी तरफ चला जाएगा, नहीं जो डाइल्यूटेड है वो कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ चला जाएगा। समझ में आई बात। अब फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ाइक सॉल्यूशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। भाई बड़ा धीरे चल रहा हूँ मैं, बड़ी डिटेल में आ गया हूँ। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस समझ में आ गया, हाइपरटोनिक आइसोटोनिक समझ में आ गया, 3 था 3 ही रहा। हाइपरटोनिक में क्या हो गया कि ज़्यादा, देखो ये छोटा है इसका साइज बढ़ गया, इसका साइज बड़ा है कम हो गया, तो ये हाइपरटोनिक। समझ में आई बात। फ्लूइड अब एकदम ही नहीं कि एकदम ही पूरा ही घेर लेगा, थोड़ा ही बढ़ता है। अब ये देखो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, इसमें पता है क्या होता है, ये एक मॉडल है जो बताता है कि सेल मेम्ब्रेन दिखने में कैसी होती है। ये मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है, करीब 7 से 10 नैनोमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर का ना 1 लाख हिस्से कर दो तुम, अब बनती है 7 से 10 नैनोमीटर बनता है तब। इतनी पतली होती है ये मेम्ब्रेन, जो तुम्हें जूम करके बड़ी मोटी दिख रही है ना, ये तो इतनी पतली होती है कि दिखेगी। भाई सेल का भी पार्ट है, हम सेल ही नहीं देख सकते तो उसका पार्ट ही क्या देखेंगे। समझ में आई बात। अब ये काम कैसे करता है, ये लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। ये किससे बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ये लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। लिपिड को ही फैट बोलते हैं, फैट, साइंस की लैंग्वेज में लिपिड बोलते हैं। लिपिड्स मेड अप ऑफ फैट्स जिसे लिपिड बोलते हैं, एंड प्रोटीन, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ई पहले आता है, ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती है राइट, जो अलग बनाती है, प्रोटीन से बनी होती है। इसमें लिपिड्स की ना 2 लेयर होती है। एक तो इन लिपिड्स के हेड पे यानी ऊपरी हिस्से पे पानी को वो अट्रैक्ट करती है, मतलब वो पानी को पसंद करती है, पानी को अट्रैक्ट करेगी। और जो पीछे की लेयर होती है ना, ये वाली जो है ना ऊपर आगे की लेयर, ये पानी को पसंद करती है। एक और भी है इसकी कोई प्रोटीन, देखो 2 लेयर तो तुम्हें दिख रही होगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, लिपिड बाई लेयर, इसलिए से एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। हाँ ये रही ऊपर, ये जो ऊपर होती है ना ये पानी को पसंद करती है, यहीं से पानी अंदर जाता है, ठीक है, समझ में आएगी। और जो नीचे होती है ना वो पानी से दूर भागती है, रिपेल करती है पानी को, हाँ ये अट्रैक्ट करती है। और प्रोटीन कहाँ होता है, इन लिपिड्स के बीच में धंसे होते हैं ऐसे, ये जो बीच में दिख रहा है ना ये क्या है, प्रोटीन, ठीक है। और ये और किसका काम करते हैं, गेट कीपर का भी काम करते हैं कि कोई चीज़ अंदर आएगी और कौन सी चीज़ अंदर नहीं आएगी। हाँ हाँ ठीक है। और ये मेम्ब्रेन रिजिड नहीं होती, मतलब ठोस नहीं होती, कठोर नहीं होती, सॉलिड नहीं होती, बल्कि एक लिक्विड होती है, लिक्विड जैसी होती है। मॉलिक्यूल्स इसके अंदर घूम सकते हैं। ये तुम्हें देखने में लग रही होगी सॉलिड, लेकिन ये पूरी लिक्विड होती है, इसके अंदर मॉलिक्यूल, हाँ ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये सब लिक्विड ही है भाई। इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो दिखाए गए। अब वो लिक्विड एकदम कर देंगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना, कुछ दिखेगा ही नहीं। तो जैसे पानी के ऊपर बहुत सारी पोंग बॉल मान लो, वो तैर रही है, देखिए तुमने, पोंग बॉल होती है, पानी के ऊपर कई स्विमिंग पूल्स में तैरा देते हैं। और उसके बीच में कुछ बड़ी बड़ी नाव होती हैं, जिसे प्रोटीन मान लो,
ठीक है, उसके बीच में कहीं कहीं नाव तैरा दो। तो बिल्कुल वैसे ही सेल मेम्ब्रेन काम करती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ना टाइल की तरह अरेंज होते हैं, देखो एकदम अरेंज दिख रहे होंगे, इसलिए इसे मोज़ेक कहते हैं। मोज़ेक, मोज़ेक, मोज़ेक देखा है तुमने? टाइल जैसा होता है जिससे कोई भी वो बना देते हैं शेप वेप, ऐसी होती है भाई, ये मोज़ेक आर्ट होती है। हाँ, टाइल्स का इस्तेमाल करके कुछ कुछ डिज़ाइन बना देते हैं, तो ऐसी ऐसी ही लग रही है कुछ, है ना। इसको क्या बोलते हैं? मोज़ेक। अब ये एक चीज़ और देख लो तुम, सेल वॉल। ये चीज़ समझ में आ गई? अब सेल वॉल देखो, सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में कुछ जानते हो? कुछ तो बताया होगा। क्या नाम है? माता सुखदेवी, संत सुजान वालों ने। देखो, सेल वॉल होती है आउटर कवरिंग ऑफ सेल होती है, ये भी आउटर कवरिंग होती है सेल, आउटर कवरिंग ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन भी होती है, ये भी होती है, लेकिन ये केवल प्लांट में पाई जाती है, आउटर सेल वॉल, आउटर कवरिंग ऑफ सेल। ठीक है, इंसान और जानवरों से चलकर बारिश या धूप से बच सकते हैं ये। ठीक है, तो हम जो है अगर कुछ भी आंधी आए, तूफान आए, धूप हो, हम चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं, है ना। लेकिन बेचारे पेड़ पौधे कहाँ जाएंगे, वो चल सकते हैं। इसलिए नेचर ने ना, भगवान ने उन्हें एक्स्ट्रा जैकेट दी, जिसे सेल वॉल बोलते हैं। समझ में आई बात? प्लांट सेल, बैक्टीरिया और फंगाई में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक आउटर लेयर होती है और मोटी परत होती है, मोटी लेयर होती है, रिजिड लेयर, जिसे सेल वॉल कहते हैं। प्लांट सेल में भी होती है ये, कुछ कुछ बैक्टीरिया में भी होती है और कुछ कुछ फंजाई में भी होती है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? सेल वॉल। प्लांट में ये सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है सेलुलोज। जैसे ग्लूकोज सुना है, वो भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर भाई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चढ़ा दें तो हमारी बॉडी तो पहले ही कमज़ोर है, तो इसलिए वो सबसे सिंपल जो होता है ना ग्लूकोज का फॉर्म, वो चढ़ाता है। तो ये मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। ठीक है, बहुत तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक तो ये सेल्यूलोज है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट है, सुना होगा तुमने, जिससे टूट के ग्लूकोज बनता है। तीसरा तुमने सुना होगा सुक्रोज, सुक्रोज सुना है? फलों में जो मिठास पाई जाती है ना, वो सुक्रोज की वजह से पाई जाती है। चीनी भी मान लो, चीनी मान लो, चीनी गुड़ है, ये सब चीज़ मान लो, उसमें सुक्रोज, तभी उसका नाम शुगर रखा गया है। फ्रूट्स में पता है कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? फ्रुक्टोज। फ्रूट में क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोज। और बाकी तुम जो अनाज दाल वगैरह खाते हो उसमें पता है क्या पाया जाता है? माल्टोज, माल्टोज। तभी उसे हम वो कहते हैं, मोटे अनाज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मिलेट्स, है ना। मिलेट वाली ब्रेड भी आती है आजकल। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज, है ना। तो ये एक्स्ट्रा वाली बातों में आ जाएगा, तो यहीं रुकते हैं भाई। तो देखो, तो सेल वॉल क्या काम करती है? पेड़ों को सीधी कड़ी करने में मदद करती है और तेज़ हवा या बारिश से बचाती है, नहीं तो वो भाई मुड़ तुड़ जाएं, है ना। उनको एक स्ट्रक्चर देती है। तो सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल थी कि कौन सी चीज़ आएगी कौन सी चीज़ नहीं। सेलेक्टिवली क्या थी? परमिएबल। लेकिन जो सेल वॉल है ना, वो सिर्फ परमिएबल होती है, यानी ये पानी और ज़रूरी
खनिजों को आसानी से यानी मिनरल्स को आसानी से आर पार जाने देती है, जिससे पौधे की जड़ें बाकी चीज़ें नहीं जाने देती। हाँ भाई, लेयर है ना उसके बाहर, तो वो जाने ही कैसे देगी। जैसे मिट्टी विट्टी है वो सब रोक लेती है, मतलब फालतू का कांच वाँच है या और कुछ है जो बेकार का है वो जाने नहीं देती। तो जिससे जड़ें जो है ना मिट्टी से पानी सोख पाते हैं। जड़ें कहाँ से पानी सोखती हैं? मिट्टी के अंदर रहती हैं, और मिट्टी के अंदर पानी रहता है, वहीं से वो सोख पाती हैं यानी एब्जॉर्ब कर पाती हैं। जब प्लांट सेल को गाढ़े घोल में रखते हैं तो पानी बाहर आ जाता है। क्यों? वही हाइपोटोनिक, ठीक है, कम गाढ़े से यानी डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ। क्योंकि प्लांट सेल है कम गाढ़ा, उसको ज़्यादा गाढ़े घोल में रखेंगे तो वो बाहर चला जाएगा पानी, उसके अंदर का कंटेंट श्रिंक हो जाएगा। लेकिन जो सेल वॉल है ना अपनी जगह से हिलती नहीं है, वो सेल का शेप मेंटेन रखती है। समझ में आई बात? तो जैसे सर्दियों की जैकेट होती है ना, जैसे आप सर्दी से बचने के लिए शर्ट को मान लो सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर भी एक ऊपर से लेयर पहन लो जैकेट, मोटी जैकेट। तो वो जो मोटी जैकेट है ना वो सेल वॉल ही है। वो क्या है? सेल वॉल ही। इसके अलावा भाई हमारा जो खाना होता है ना, प्लांट का सेलुलोज हमारे खाने में रफेज का काम करता है, फाइबर। तुमने सुना होगा रेशेदार वाली जो चीज़ें होती हैं, तो रफेज का काम करता है। ये हमें एनर्जी नहीं देता है, कोई रफेज जो होता है फाइबर होता है एनर्जी नहीं देता है, लेकिन ये मदद करता है खाने को पचाने में। और फाइबर जो होता है ना वो हेल्प करता है डाइजेशन में, ठीक है। तो अब बताओ हमें नहीं प्लांट को सेल वॉल की ज़रूरत क्यों है और एनिमल्स को क्यों नहीं है? बताओ। प्लांट्स को सेल वॉल की ज़रूरत क्यों है, हमें क्यों नहीं है, इंसानों को? भाई क्योंकि प्लांट जो है एक ही जगह फिक्स रहते हैं, उन्हें मौसम की मार सहनी पड़ती है, सर्दी गर्मी बरसात धूप, वो तो कहीं हिल डुल नहीं सकते ना, मूव नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें सेल वॉल की ज़रूरत होती है। भगवान ने उन्हें एक्स्ट्रा लेयर दी। एनिमल्स को मूव कर सकते हैं वो, इसलिए उन्हें उनकी ज़रूरत ही नहीं है ना। सेल्स को फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है मूव होने के लिए। समझ में आई बात? तो इसीलिए प्लांट्स को सेल वॉल की ज़रूरत रहती है। अगर प्लांट्स सेल वॉल भी सेल मेम्ब्रेन की तरह फ्लेक्सिबल हो जाए, यानी कि ऐसी हो जाए लिक्विड जैसी स्पंजी, तो क्या होगा? है अगर प्लांट की जो सेल वॉल है वो भी फ्लेक्सिबल हो जाए, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है इंसानों में, वो अभी बताइए ना कैसे मिलके बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, जो कि एकदम लिक्विड जैसी हो रही थी, ये एकदम लिक्विड होती है ये। अगर वैसी सेल वॉल भी हो जाए तो क्या होगा? भाई पौधे अपना शेप नहीं ले पाएंगे। पानी की कोई शेप होती है? वो तो जैसा वो हो उसके अंदर वैसी शेप। तो ये शेप देने का काम करते हैं, और सीधे खड़े कैसे रह पाते हैं? सेल वॉल की वजह से। समझ में आ रही है बात? अगर भाई ज़्यादा वो हवा का प्रेशर वेशर आए तो वो सह पाते हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं होते, टूटते फूटते नहीं। ध्यान से सुना करो ना। तो इससे क्या होगा? वो शेप नहीं ले पाएंगे, उनका एक स्ट्रक्चर नहीं आ पाएगा, टूट जाएंगे वो। समझ में आ गया? टूट क्या, वो जब खड़े ही नहीं हो पाएंगे तो टूटेंगे ही क्या? तो प्रेशर से उनके सेल्स फट सकते हैं। अब ऑनियन पील वर्सेस ह्यूमन चीक सेल्स, ये बहुत बेकार एक्सपेरिमेंट है। तो अब हमने ये भी कर लिया, स्ट्रक्चर ऑफ सेल कर लिया मोटा मोटा,
सेल मेम्ब्रेन कर लिया, ठीक है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न कर लिया, आइसोटेंटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक कर लिया, और हमने फ्लूइड मोजाइक मॉडल देख लिया। मोजाइक जो मैंने चित्र दिखाई वो वाला जो था उसमें मोजाइक जैसे पैटर्न, है ना। स्ट्रक्चर है ये सेल मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन है ये, खाली ऊपर ही लेयर है। अभी इसके अंदर भी जाएंगे सेल के, ठीक है। और सेल वॉल देख लिया हमने, सेलुलोज देख लिया, और सेल वॉल के फंक्शन क्या होते हैं, वो क्या काम करती है ये भी जान गए, तो जान गए ना। अब बता दोगे सेल वॉल क्या काम करती है? हाँ, और स्ट्रक्चर देती है, खड़ा करने में मदद करती है। कल हम सेल के अंदर जाएंगे, सेल के इंटीरियर में जाएंगे, ठीक है। आज हमने बाहर से कर लिया, तो हमारा कहाँ तक हो गया? सेल वॉल हो गया। कल हम जाएंगे अंदर सेल के। समझ में आई बात? कोई डाउट है?